हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे 18 अगस्त के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? ला गणेशन वर्तमान में ये प्रेजेंट एक राज्य के राज्यपाल के पद पर थे और ये राज्य है भारत का नागालैंड। तो हाल ही में निधन हो गया है ला गणेशन का। नागालैंड के राज्यपाल के पद पर थे, 16वें राज्यपाल हैं ये नागालैंड के। अभी रिसेंटली इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, नागालैंड के राज्यपाल बनने से पहले काफी अलग अलग स्टेट के राज्यपाल का पद भी इन्होंने संभाला है। जैसे वेस्ट बंगाल और मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया। लेकिन रिसेंटली जब इनका निधन हुआ, ये नागालैंड के 16वें गवर्नर के पद के रूप में काम कर रहे थे। तमिलनाडु राज्य से आते हैं, इंडिया के बीजेपी के सदस्य हैं, पॉलिटिकल पार्टी अगर इनकी देखें। 2023 में नागालैंड के गवर्नर बने थे और नागालैंड के गवर्नर के रूप में ही इनका अंतिम कार्यकाल रहा और 80 वर्ष की आयु में ला गणेशन का निधन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सिलिनेक्स एक्सरसाइज के 12वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है? नाम से समझ में आएगा कि जो नेवल एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है। तो देखिए, पहला वर्ड है एसएल मतलब श्रीलंका और सेकंड है आईएन मतलब इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के मध्य में आयोजित की जाती है सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज और इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। किन दो देशों के मध्य में? इंडिया और श्रीलंका। दोनों देशों के मध्य में ये जो नेवल एक्सरसाइज है काफी पुरानी है, काफी पहले से आयोजित की जा रही है ताकि दोनों देशों की नेवी के मध्य में कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इन फ्यूचर अगर जो पाक स्ट्रेट का एरिया है या फिर हिंद महासागर का एरिया है, अगर वहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ती है दोनों देशों को, तो दोनों देशों की नेवी इसके लिए तैयार रहे, इसलिए एक नेवल एक्सरसाइज के रूप में सिलिनेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। इस बार ये 12वां एडिशन है, 14 तारीख को ये शुरू हुआ था और 18 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में ये आयोजित किया जा रहा है। यहां पर इंडियन नेवी के 2 शिप ने पार्टिसिपेट किया है, एक है आईएनएस राणा और एक है आईएनएस ज्योति। इन शिप ने 2 शिपों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 2 फेज में ये आयोजित की जा रही है, दूसरा फेज भी आज 18 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज का 12वां एडिशन है 2025 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। पहला फेज 14 से 16 अगस्त तक चला था जिसे हार्बर फेज नाम दिया गया और सेकेंड फेज जो कि 17-18 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, यह सी फेज इसे नाम दिया गया, सिलिनेक्स एक्सरसाइज। 12वां एडिशन है। 11वां एडिशन लास्ट ईयर इंडिया के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था और सबसे पहली बार इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो 2025 की जो नेवल एक्सरसाइज या अदर एक्सरसाइज है उनके बारे में भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो कि अभी तक 2025 में आयोजित की जा चुकी है। तो इनमें आपको याद रखना चाहिए, एक तो एक्सरसाइज एक्वेरिन। क्वेश्चन आता है कि किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है? एक्सरसाइज एक्वेरिन का आयोजन किया जाता है इंडिया और मालदीव की जो आर्मी है उनके मध्य में, या फिर जो किनके मध्य में ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो एक्सरसाइज एक्वेरिन का आयोजन किया जाता है इंडिया और मालदीव के मध्य में। इस बार ये फरवरी 2025 में आयोजित की गई थी मालदीव में। सेकेंड आती है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। इंडिया और एक इंडिया के अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स है ना, जो इंडिया की तीनों आर्मी है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। एक जॉइंट ऑपरेशन है तीनों आर्म्ड फोर्स के मध्य में, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया फरवरी 2025 में। फिर आती है एक इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में बोंगो सागर, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था मार्च 2025 इसी साल।
इसके बाद वरुण नेवल एक्सरसाइज, इसका आयोजन इंडिया और फ्रांस के मध्य में किया जाता है। 2025 में अरब सागर में ये मार्च मंथ में आयोजित की गई थी इसी साल। फिर एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करें तो ये काफी सारे जो कंट्रीज है यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, उसमें से इंडिया भी एक है। तो भारत में जो गुयाम नामक प्लेस पर इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया, यूएसए की जो एयरफोर्स है उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस साल ये मार्च 2025 में आयोजित की गई थी। इंडिया और रशिया के मध्य में एक बहुत ही फेमस नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, इंदिरा। इंडिया और रशिया के मध्य में, यहां पे नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इंडिया और आरए का मतलब रशिया। तो नेवल एक्सरसाइज से इसका 2 फेज में बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया था, मार्च अप्रैल 2025। और तो ये है हमारे पास एसी एक्सरसाइज जो कि 2025 में अभी तक आयोजित की गई, जिसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो कि काफी सारे देश, बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, लेकिन इंडिया ने भी वहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो उनके बारे में यहां पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्कॉट क्या है? पहली बार 2025 में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल या गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन किया जाने वाला है जम्मू कश्मीर के डल झील जो है, डल लेक, वहां पर पहली बार आयोजित किए जाएंगे। अभी रिसेंटली इसके मैस्कॉट का अनाउंस किया गया है और इसका मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। यहां पर आप इमेज देखिए, ये हिमालयन किंगफिशर है। ऑरेंज और ब्लू कलर में इसको जो मैस्कट है उसका कलर है, ठीक है ना। हिमालयन किंगफिशर काफी फेमस है, हिमालयन पर्वतमाला पर देखने को मिलता है और ये लगभग संकटग्रस्त प्रजाति में गिना जाता है। तो इसको खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का मैस्कॉट हाल ही में घोषित किया गया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स पहली बार इनका आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर के डल लेक पर। ये 21 तारीख को शुरू होंगे और 23 अगस्त तक 3 दिन तक इनका आयोजन किया जाने वाला है। वैसे अभी तक 2025 में खेलो इंडिया के तहत 5 अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए जा चुके हैं, 4 किए जा चुके हैं, ये 5वां इवेंट होगा जो कि आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया के तहत। ये वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हैं। अब देखिए, पहली बार ही वाटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है खेलो इंडिया के तहत। पहले जो 4 आयोजित किए जा चुके हैं 2025 में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया था, बिहार और कुछ गेम्स दिल्ली में हुए थे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन और दीव में आयोजित किए गए थे। विनर की भी हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर हम पहले बात करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की, क्योंकि पहली बार इनका आयोजन किया जा रहा है। ओपन एज कंपटीशन है, मतलब किसी भी एज का खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 400 से ज्यादा एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं पूरे देश में। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 400 से ज्यादा एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे 5 अलग अलग वाटर कंपटीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल रोविंग, क्याकिंग और कैनोइंग। इसके अलावा शिकारा रेस का आयोजन किया जाएगा, वाटर स्कीइंग का आयोजन किया जाएगा, ड्रैगन बोट का आयोजन किया जाएगा। तो इसे 5 वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किए जाएंगे। अभी तक जो 4 खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए गए उनमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है, इसमें विनर रही थी आर्मी की टीम 18 मेडल के साथ, और रनर अप रही थी हिमाचल प्रदेश की टीम। इसने भी 18 मेडल जीते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आर्मी ने जीते, जिसमें आर्मी के गोल्ड ज्यादा है। फिर पैरा गेम्स की बात करें तो नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। हरियाणा विनर रहा 104 मेडल के साथ, रनर अप रहा तमिलनाडु 74 मेडल के साथ। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में आयोजित किए गए, महाराष्ट्र विनर रहा 158 मेडल के साथ और रनर अप रहा हरियाणा 117 मेडल के साथ। इसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था। दमन और दीव का एक घोगला बीच है यहां पर मणिपुर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 14, और मणिपुर मेडल टेली में सबसे टॉप पर, विनर और रनर अप रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत वैसे 2018 में की गई थी इंडिया में। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसे शुरू किया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में। हालांकि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को ही आगे चलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम दिया गया। तो पहली बार ये शुरू हुए।
फिर समय समय पर अलग अलग गेम्स शुरू किए गए, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में शुरू किए गए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 2023 में की गई। तो ऐसे अलग अलग खेलो इंडिया कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। इसमें वाटर स्पोर्ट्स, बीच स्पोर्ट्स इस साल ही जुड़े हैं। देखिए, जो हम वाटर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हिमालयन किंगफिशर उसका मैस्कॉट बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के डल लेक पर वो आयोजित किए जाने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पक्षी है ना, वो कालीज तीतर है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि हिमालयन किंगफिशर को आप राजकीय पक्षी समझ ले। राजकीय पक्षी जम्मू कश्मीर का कालीज तीतर है, तो भी याद रखना, एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है बहुत ही बेसिक से आपको यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट के जीएस के बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज आप टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो अगर जीएस में आपको कोई भी हर्डल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए हो, वनडे एग्जाम के लिए हो, तो आप इस जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने आपको लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्या है? चक्रवाती तूफान एरिन किस महासागर में बना है? एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम है एरिन, और यह हमको देखने को मिला है उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन देखें तो ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन है, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये कैरेबियन सागर है, और ये सारी कैरेबियन कंट्रीज है, जिसमें क्यूबा आ जाता है ना, और काफी सारे जमैका जैसे देश आ जाते हैं। तो यहां पर हमको उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर एक तूफान देखने को मिला है, एक हरिकेन देखने को मिला है, जिसका नाम है एरिन, अटलांटिक ओशियन में। अभी हरिकेन एरिन ये टकराया है कैरेबियन आइलैंड के पूर्वी क्षेत्र में आकर टकराया है, और जो पूर्वी कंट्रीज है कैरेबियन आइलैंड की, या जो कैरेबियन सागर में स्थित जो पूर्वी कंट्रीज है, उनमें आकर ये टकराया है। धीरे धीरे ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है। वैसे 2025 में ये अटलांटिक सीजन का पहला साइक्लोन है। देखिए, जो अटलांटिक ओशियन में जो साइक्लोन आते हैं ना, वो, और या फिर पैसिफिक ओशियन के उत्तर पूर्व में जो साइक्लोन आते हैं, उन्हें हरिकेन के नाम से पुकारा जाता है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो अटलांटिक सीजन का ये पहला साइक्लोन है जो कि हमें अटलांटिक ओशियन में देखने को मिला है। हरिकेन एरिन पूर्वी कैरेबियन सी के जो आइलैंड है वहां पर जाकर ये टकराया है, उत्तर की ओर अब ये आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि अटलांटिक सीजन क्या होता है, क्योंकि ये अटलांटिक सीजन का पहला हरिकेन या साइक्लोन है। देखिए, एक ऐसा टाइम पीरियड जबकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में तूफानों का सिलसिला शुरू होता है। कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में साइक्लोन जिस वक्त सबसे ज्यादा बनते हैं, यह होता है अटलांटिक सीजन। नॉर्मली ये जून के शुरुआत में शुरू होता है और नवंबर तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और इस समय संभावना रहती है कि 5 से 10 तूफान आते हैं अटलांटिक ओशन में। तो ये इस अटलांटिक सीजन का पहला हरिकेन है, जिसे नाम दिया गया है एरिन। कैरेबियन आइलैंड, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन सी है, वहां पर जो देश या आइलैंड है वो कहलाते हैं कैरेबियन आइलैंड। नॉर्मली जो कैरेबियन आइलैंड है उसमें 16 देश आते हैं। बहामास आ जाता है, बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, है ना, ये काफी सारे अगर आप छोटे छोटे देश देखेंगे, हेती हो जाता है, जमैका हो जाता है, क्यूबा हो जाता है, तो ये सारी कैरेबियन कंट्री, क्योंकि ये जो एरिया है ये कैरेबियन सी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में ये पूरा रीजन कहलाता है कैरेबियन सी। तो अगर हम हरिकेन एरिन की बात करते हैं तो ये हमें इस क्षेत्र में बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसने पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया है कैरेबियन आइलैंड के, और धीरे धीरे क्योंकि ये उत्तर की ओर इस तरफ बढ़ेगा तो ये इनको प्रभावित करेगा आगे चल, अगर कमजोर नहीं पड़ा तो। वैसे तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। तो हरिकेन एरिन आया है, ठीक है, कैरेबियन सी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता?
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर, तो उसी के नाम पर है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025। यहां पर क्या होता है कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो एक मूवी को दिया गया, और ये है होम बाउंड नाम की मूवी। बेस्ट मूवी होम बाउंड, समझिए क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि होम बाउंड मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो उनको भी एक अवार्ड मिला है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 का आयोजन 14 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। इसमें नीरज गायवान की डायरेक्ट की गई मूवी है होम बाउंड। इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, और नीरज गायवान ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम। वैसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो मेन मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट फिल्म हो गई होम बाउंड, इसी के डायरेक्टर नीरज गायवान होम बाउंड के डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड जीता है अभिषेक बच्चन ने, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है गीता कैलासाम ने। अगर हम गीता कैलासाम की बात करें तो ये एक तमिल मूवी है अंगमल्ल, इसमें एक्टिंग की है इन्होंने, और इसी तमिल मूवी अंगमल्ल को बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है आमिर खान। तो ये जो मेन कैटेगरीज है, वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज है, लेकिन जो मेन है वो यहां पर मैंने आपको बता दी। फिल्म फेस्टिवल है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किया जाता है। इंडियन सिनेमा में जिसने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, ऐसी मूवी को, ऐसे एक्टर को यह अवार्ड दिया जा सकता है। तो इंडियन फिल्म्स के लिए आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में यह अवार्ड। हर साल आयोजित किया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट, विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में क्यों आयोजित किया जा रहा है। इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया, इसके कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा देना इस फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी ऐसे लोग रहते हैं जो कि, एक तो इंडियंस भी काफी हैं, और इसके अलावा ऐसे लोग रहते हैं जो कि इन मूवीज को पसंद करते हैं जो कि इंडिया की। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न का आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। भारत का 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। इंडिया का 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा एस, या एस रोहित कृष्णा। भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं रोहित कृष्णा, केवल 20 साल के हैं। ओके, और भारत के 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने हाल ही में कजाकिस्तान में एक प्रतियोगिता अपने नाम की है, अल्माटी मास्टर्स कॉर्नेव कप, और इसमें विनर बनने के बाद इन्हें 89th चेस ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया इंडिया का। इनके पहले 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख भारत की पहली ऐसी शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने फीडे विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। कुछ समय पहले हमने इनकी बात की थी। तो ये 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर है, और अब 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, रोहित कृष्णा। तमिलनाडु राज्य से हैं। तमिलनाडु से वैसे सबसे ज्यादा शतरंज ग्रैंड मास्टर निकल के आते हैं, आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल आर प्रज्ञानंद, आर वैशाली, विश्वनाथन आनंद, ये सब तमिलनाडु से ही हैं। तो ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा या वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड चेस फेडरेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में फिडे के नाम से जाना जाता है, तो चेस को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी, और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। आर्कडी ड्रोकोविच वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के 4th एडिशन का आयोजन कहां किया जाएगा। भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर चर्चा करने के लिए, इन फ्यूचर इस सेक्टर में क्या क्या हर्डल से कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 4th एडिशन है नई दिल्ली के भारत मंडपम में।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये नेक्स्ट मंथ आयोजित किया जाएगा 25 से लेकर 28 सितंबर तक। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और फिक्की, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला 4th एडिशन है। शुरुआत सबसे पहली बार 2017 में की गई थी और 3rd एडिशन 2024 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और अब 4th एडिशन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, फूड प्रोसेसिंग है ना पर चर्चा करना, भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने पर चर्चा करना, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। फूड प्रोसेसिंग समझते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल गेहूं उगा लिया है ना, कुछ भी उगा लिया, मत्स्य पालन या फिर जैसे टमाटर उगाया, और आगे चलकर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसे किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है कंपनी में ले जाकर। जैसे टमाटर उगाया तो उसके बाद उससे टमाटो सॉस बना लिया, केचप बना लिया, तो टमाटर की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 दिन 3 दिन है, लेकिन जो अगर केचप बनाया जाता है तो वो फिर कई महीने तक चलता है। तो ये होता है फूड प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। तो इसमें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना इस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक मिनिस्ट्री है जिसके मंत्री है चिराग पासवान, वर्तमान में करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तमिलनाडु हॉक सिस्टम को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है। इस सिस्टम को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य बना है जिसने हॉक सिस्टम को अभी अपनाया है। ये तीसरा ऐसा राज्य बना है इंडिया का। हॉक सिस्टम को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। बात करेंगे कि सिस्टम क्या है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक तो ये एनजीओ है एक तरीके का, इसने और जापान की एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है एनटीटी डाटा, इन दोनों ने मिलकर हॉक सिस्टम को डेवलप किया। अब केरला, कर्नाटका ये पहले हॉक सिस्टम को अपने यहां पर लागू कर चुके हैं। अब तमिलनाडु भारत का तीसरा राज्य बना है जिसने हॉक सिस्टम को लागू किया। देखिए होता क्या है, ये जो सिस्टम है ना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में होने वाले जितने भी क्राइम्स है उनको डिटेक्ट कर सकता है और उनको मैनेज कर सकता है। हॉक सिस्टम में ड्रोन्स का यूज किया जाता है, सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जो सर्विलेंस कैमरास लगाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है, और उनके माध्यम से रियल टाइम इंफॉर्मेशन पूरे फॉरेस्ट एरिया की जो भी राज्य उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिल सकती है हॉक सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, एक 2017 में से लॉन्च किया गया था एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट, ड्रोन्स, सर्विलेंस कैमरास इनका यूज किया जाता है, और ये देखा जा सकता है क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है, लकड़ियाँ कहाँ काटी जा रही है, अवैध रूप से खनन कहाँ हो रहा है, या फिर कहीं एनिमल को तो हार्म नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ये सारी चीजें रियल टाइम डिटेक्ट की जा सकती है। इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ डेथ को कम करने में मदद मिलेगी, अवैध शिकार को रोकने में मदद मिलेगी, अवैध खनन को रोका जा सकता है, अवैध कटाई को रोका जा सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है जो उनको कंट्रोल करने में ये मदद कर सकती है। सिस्टम में फॉरेस्ट जो ये सिस्टम है, फॉरेस्ट में अपराध की हर घटना का डिजिटल रिकॉर्ड भी इसमें डाला जाएगा, रखा जाएगा, और जो भी इससे क्रिमिनल है जो कि क्राइम बार बार करते हैं, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर है, इन पर भी निगरानी की जा सकती है। पूरा सिस्टम जो बनाया गया है ऑल ओवर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, जंगल हो या फिर जानवर। हॉक सिस्टम इसको नाम दिया गया है, और तमिलनाडु भारत का तीसरा राज्य बना जिसने हॉक सिस्टम को अपनाया। अच्छा, डेवलप किसने किया था? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, एक एनजीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये कार्य करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करता है। 1998 में इस एनजीओ की स्थापना की गई थी और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपॉइंट किया है भारत के अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक शूटर गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। देखिए वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाए हैं, 8 दूसरे देशों से हैं, इंडिया के केवल एक ही हैं और ये हैं अभिनव बिंद्रा। उद्देश्य क्या है पहले ये समझो। अगर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए जो भी एथलीट होते हैं ना, आईओसी के जितने भी इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे ओलंपिक हो अदर गेम्स हो, तो जितने भी एथलीट होते हैं उन पर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या होता है, कभी कभी उनको मेंटली काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, काफी सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है। तो इनको इन मेंटली कंडीशन से निकालना है ना, ये जो डिप्रेशन है उससे निकालना मुख्य उद्देश्य है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर को अपॉइंट किए जाने का। ये सारे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो बने हैं, ये मेंटल हेल्थ के बारे में इन सभी एथलीटों को बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे आपको रिलैक्स रहना है किसी भी इवेंट के पहले। तो ये सारी जानकारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जितने भी गेम्स होते हैं उनमें उनके एथलीट्स को दी जाएगी। तो आईओसी ने इसी उद्देश्य से 9 मेंटल एथलीट, 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं। 9 अलग अलग देशों के ये ओलंपिक एथलीट हैं। इनमें से एक है इंडिया के अभिनव बिंद्रा। तो अब हम बात करते हैं अभिनव बिंद्रा। इंडियन शूटर हैं, ओलंपिक शूटर रहे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रहे हैं ओलंपिक में। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ था ना, उसमें मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन। अब आप बोलेंगे सर व्यक्तिगत रूप से क्या होता है। देखो हॉकी में पूरी टीम होती है तो पूरी टीम को गोल्ड मिला अगर वो विनर रहे तो। ये यहां पर अकेले खिलाड़ी हैं किसी इवेंट में और इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। इंडिया के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड विनर है अभिनव बिंद्रा। आईओसी की एथलीट कमीशन के वर्तमान में ये मेंबर भी हैं। 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आप सभी जानते हैं। ओलंपिक खेलों को गवर्न करने वाली संस्थाएं 23 जनवरी 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी 23 जून 1894 में स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जी बॉम्बे से आती है, वर्तमान में प्रेसिडेंट है और 110 मेंबर हैं वर्तमान में आईओसी के मेंबर कंट्री के रूप में। लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है। एक बुक लॉन्च की गई है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। इसके राइटर हैं संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा की बात करते, फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, पहले भी काफी किताबें लिख चुके हैं और ये इनकी 5वीं किताब है। संदीप मिश्रा ने गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन जो बुक लिखी है ना, ये भारत के एक ओलंपिक हॉकी प्लेयर के नाम पर है जिनका नाम है प्रीतिपाल सिंह। इनके जीवन पर आधारित इनका जो करियर रहा है ना, इनकी जो उपलब्धियां रही, इनकी जो लाइफ रही हॉकी खेल में, और फाइनली इनके ही एक स्टूडेंट के द्वारा इन्हें शूट कर दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था। आज तक एक अनसॉल्व्ड केस है ये कि भाई क्यों मारा गया स्टूडेंट के द्वारा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पता नहीं चली। तो इनके पूरे जीवन पर ये किताब लिखी है ओलंपिक हॉकी प्लेयर प्रीतिपाल सिंह के जीवन पर, जिसका नाम है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। लेखक हैं संदीप मिश्रा। हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया है। प्रीतिपाल सिंह इंडियन हॉकी प्लेयर, पंजाब राज्य से संबंधित है। पहले हॉकी प्लेयर हैं इंडिया के जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है 1961 में, 1961 पहले अर्जुन अवार्ड, है ना, पहले हॉकी प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 1967 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका। इस टाइम पीरियड में 1960 के एरा में हमने जितने भी ओलंपिक में जीते ना, उन में अधिकतर टीमों में प्रीतिपाल सिंह भी एक हॉकी खिलाड़ी थे, हमारी हॉकी टीम के मेंबर। तो इनके जीवन पर यह बुक है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन,
संदीप मिश्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ओके, तो यहां पर 18 अगस्त के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? तो यह शहर हो जाता है कौन सा? अहमदाबाद। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया? तो ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, स्वदेशी रूप से निर्मित। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56वां स्थापना दिवस है इसरो का। टाइफून पोडुल किस महासागर में आया है? तो ये टाइफून हमको देखने को मिला है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी बड़ी युवा केंद्रित योजना की घोषणा की है? तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह है 153 जयंती। दिशा अभियान जो बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए है, किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया महाराष्ट्र में। डॉक्टर वेस्ट पेस का हाल ही में निधन हो गया, 80 वर्ष की आयु में। किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, वेस्ट पेस। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की? इंडिया हो जाएगा आंसर। और संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये राजीव प्रताप रूडी है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था पानी का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो जब दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक डेथ कहा जाता है बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी को। हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। बिल्कुल सही आंसर है विशाल प्रजापति और जयदीप शर्मा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी के 2 कमेंट यहां पर मैंने आपके लिए हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक या इकाई क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।